आज जितने यहाँ पर दर्शक बैठे हैं जो अभी लाइव हमें देख रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर सक्सेस रेट हमें वैसा नहीं मिलता। तो क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ललन टॉप की पूरी टीम को सहृदय आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ललन टॉप ने एक साधारण सा शिक्षक को अपना मन शेयर करने का मौका दिया है। इसके लिए ललन टॉप जब नाम आता है तो सीधे तौर पर सौरभ द्विवेदी सर का नाम आता है। तो ललन टॉप की पूरी टीम और विशेष तौर पर सौरभ द्विवेदी सर को हृदय से आभार। और अब मैं आपके सवाल का जवाब अभी भी नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं कल्पना जी के बारे में थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ। जरूर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल्पना जी कोरोना पैंडेमिक के बाद झाजी स्टोर के जरिए अचार और चटनी का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू की है। और अभी इनका बिजनेस जो है, इनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और आप सामने में बैठी हैं तो इससे पता चल ही रहा होगा कि आप इनका उम्र क्या होगा। और इस उम्र में इस प्रकार का सोच और इस प्रकार का काम बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। तो काबिले तारीफ है। और दूसरी बात ये है कि इनका अचार आज के डेट में हमको लगता है लोकल टू ग्लोबल हो गया है। मतलब विदेशों तक इनके अचार का जो है डिमांड हो रहा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपका जो सवाल है ये है कि जो लोग, जहाँ तक हम समझ पाए हैं, आपका सवाल ये है कि तैयारी करने वाले लोग करोड़ों में हैं और जॉब लाखों में है। तो हर किसी को तो सरकारी जॉब नहीं ही मिल सकता है, ये सच है। लेकिन हाँ, अगर शिक्षा बेहतरीन ढंग से प्राप्त किया जाए तो आप कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। और हमारा एक लाइन है, बहुत फेवरेट लाइन है, शिक्षा ही एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। हम भी आप में से ही एक हैं। और आज जो आप हमको सुनने आए हैं या इस शो में शिरकत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से ही शिरकत कर रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है, पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि नहीं, शिक्षा का मतलब जो है सिर्फ जॉब ही करना होता है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको भी तो जॉब नहीं हुआ, हम भी तो पढ़ रहे थे, हम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमको भी तो जॉब नहीं हुआ। हम भी तो एक प्रकार का नया स्टार्टअप ही शुरू किया, हम भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो है आप सिर्फ सरकारी जॉब प्राप्त कर ले। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारी कमियां हैं और उन कमियों को गिनाने में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो एक अनएजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है और एक एजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अनएजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो सीमित रह जाता है, लेकिन एजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो हमको लगता है कि वो कल्पना जी की तरह अपने ब्रांड वैल्यू को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकती है। तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हुआ तब पर भी ठीक है, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है। और हम एक अपने एजुकेशन सिस्टम का जो है कमी हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम का, यानी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का जो कमी है वो ये है कि स्टूडेंट को सारे आयाम को दिखाया ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर बनना ही या डॉक्टर बनना ही या फिर गवर्नमेंट जॉब ही है, बहुत सारा कुछ है। जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, वेडिंग प्लानर भी बन सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, उन कमियों की वजह से जो है हमको तो लगता है
इन चीज़ों को सिलेबस में दिखाना चाहिए कि हाँ ये भी है। जैसे इंजीनियरिंग करना और मेडिकल की तैयारी करना, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, वैसे ये सब भी आयाम है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन आप अपने बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकते हैं। तो शिक्षा काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, भले नौकरी लगे या नहीं लगे। और नौकरी सबको लगे ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमको भी तो नहीं लगा, लेकिन हम भी तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो हमारा तो ये रहता है कि हम जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं सभी को उनके मंजिल तक पहुंचा देना है। मेरा सवाल इसी से ही जुड़ा होने वाला था अगला। आप एक ऐसी महिला हैं जो स्टार्टअप में आज बड़ा नाम हो चुकी है, आप एक ऐसे पुरुष हैं जो स्टार्टअप करके एजुकेशन के हब में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जो बैठे स्टूडेंट्स हैं या जो हमें बाद में देखेंगे, उन्हें ये जज दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके स्टार्टअप को या आपके अंदर एक स्टार्टअप रेडी करने की काबिलियत रखती है, उसको किक करती है। और आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट्स कब ये समझे कि मैं हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, मैं इसके लिए पर्याप्त तैयार हूँ, या मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करके वो पर्टिकुलर सरकारी अधिकारी बनने के काबिल हूँ, या फिर शायद वो मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। ये फर्क या वो फैक्टर्स कौन से हैं, अगर आप दोनों इस पर लाइट थ्रो कर पाएं। मैं बताना चाहूँगी कि सरकारी जॉब के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सीट कम होती है, एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को डिप्रेस देके माँ बाप भी तकलीफ में आ जाते हैं। घबराइए मत, मेरा कहना है रोटी कपड़ा मकान और एक दुकान। हर बच्चे में एक हुनर ऐसा हो जिसको लेके वो आगे बढ़े, उस हुनर को ही आप डेवलप कीजिए, अपने में उसको एकदम अपनाइए और 100% दीजिए। और जब 3-4 बच्चे जुड़ जाएं और कोई अपना उद्योग लगाएं, अभी बिहार में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। समाज को बदलने के लिए हर घर से एक व्यवसाय शुरू हो। जिन महिला के हाथ में जो भी हुनर है उसको आप अभ्यास के जरिए अपने आप को परफेक्ट बनाइए और नंबर 1 प्रोडक्ट दीजिए। लोग आपके प्रोडक्ट मतलब आपके सामान को लोग सराहेंगे और ये एक नया बदलाव होगा समाज के लिए। शिक्षा के माध्यम से तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बहुत बदलाव है, लेकिन व्यवसाय जो बिहार में नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत कठिनाइयाँ हैं। जो हमारा समाज है एक कंजर्वेटिव समाज है, जिसमें महिलाओं के लिए व्यवसाय करना सोचना भी एक बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके परिवार वाले सहयोग करते हैं, जैसे कि मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किए कि नहीं कोई बात नहीं है। 50 साल में जब रिटायरमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, उस वक्त मैंने अपने इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए अपने फैमिली से सपोर्ट लिए और बहुत तरह के अपनी जो तैयारियां थी उसमें मैंने पूरा जी जान लगाया। तो इस तरह से एक व्यवसाय बना जो आज अचार जो है सो मेरा पूरे भारत में सप्लाई में जाता है। इस तरह से आप लोग भी निराश न हो, सरकारी जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं, 4-5 जन मिलके अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, तो इस मेहनत से तो दुनिया बदल सकते हैं। मतलब आप कह रही है कल्पना जी कि हर किसी के अंदर एक हुनर है, अपने उस हुनर पर बेस्ट दीजिए। बिल्कुल, आप अपने हुनर को पहचानिए और उसको लेके आगे बढ़िए। जी रोशन सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बात आप कह रहे थे इससे पहले कि शिक्षा का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई सरकारी एग्जाम क्लियर करना नहीं है, लेकिन सरकारी एग्जाम क्लियर करने की तमन्ना लेकर ही हज़ारों स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। वो कभी रियलाइज करें, वो किन उन फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि मैं सरकारी नौकरी के लिए बना हूँ या बनी हूँ, या मेरी मेहनत शायद मुझे उस मुकाम तक ले जाए, या मुझे दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, वो कब डिसाइड करें? देखिए, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझा हूँ, आपका सवाल काफ़ी अच्छा है। आपका सवाल ये है कि कब स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, हमको कुछ और करना चाहिए। जहाँ तक हम आपके सवाल को समझ पाए, यही है मेरे ख्याल से। देखिए, इसका तो सबसे बेहतरीन उदाहरण हम है आपके सामने। जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड PCM
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा है। और मेरा बीटेक का जो सेशन था वो 2012 से 2016 था, लेकिन मैंने अपने बीटेक को क्लियर नहीं किया 2012 से 2013, मात्र 1 साल। क्यों क्लियर नहीं किया? जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे जो सुपर सीनियर थे, मतलब जो 4th ईयर में थे, केरला के थे, CS ब्रांच था उनका, उनको अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी जो है किसी एक खास टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए बुलाया, और वो लेक्चर देने के लिए गए स्पेशली वो खास टॉपिक पे, लेकिन उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ से हमें लगा कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो फिर हम 1 साल बाद जो है उसको छोड़ दिए और फिर हम इस लाइन में आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हैं, जैसे आप हैं या कल्पना जी हैं या सौरभ सर हैं या कोई भी है, खुद के बारे में, मतलब अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप अपने बारे में जितना बेहतर जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता है। और जैसे हमको 2013 में लग गया था कि नहीं, ये सेक्शन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, हमको कुछ और करना है। तो अगर इंसान मान लिया जाए कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान हमने 2 एग्जाम दिया, 3 एग्जाम दिया, हमसे नहीं निकल रहा है, तो हमें अपना कमी मालूम है। हमसे बेहतर हमारी कमी को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन इंसान में होता क्या है कि हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमको ऐसा लगता है, जैसा हमने महसूस किया है, कि अगर हम अपनी कमी को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करें, और स्वीकार करके जो है हमको लगता है अगर उस कमी पे काम किया जाए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो हम अपनी कमी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग की तरफ कहावत है, कोई भी इंसान जो अपने दूध को खट्टा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान अपने दही को खट्टा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ठीक है, आज का जो युग है, अगर इस युग को हमको एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम इसे स्वार्थी युग कहते हैं। जैसा कि हम अपने स्टेज पे भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा स्वार्थी युग है, इसमें आपको अपने बारे में सोचना है। और दूसरी बात ये है कि लोग जो है, ठीक है, अपनी दही को खट्टा नहीं कहते हैं, दूसरे से नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा दही खट्टा है, लेकिन अपने आप से आप जरूर कहिए कि हाँ हमारा दही खट्टा है, नहीं इससे बेहतर भी हो सकता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी कमी को पहचानिए। और हर इंसान में एक ना एक टैलेंट छुपा होता है। जैसे कल्पना जी, मतलब कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब अचार बनाना, हमारी भी माँ अचार बनाती है, हमारी दादी भी अचार बनाती थी, लेकिन उसी को जो है ये बिजनेस के रूप में तब्दील कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक जगह सफलता नहीं मिल रहा है तो आपको अपने भीतर जो कमी है उस कमी को आप पहचानिए और उसको चिन्हित कीजिए और उस पर 1-2 दफा और प्रयास कीजिए। और अगर नहीं होता है तो हमको लगता है कि आपके लिए वो चीज़ बना ही नहीं है, और आपको, हमको लगता है कि उस चीज़ को स्किप करके आपकी जो काबिलियत है, आप में जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आप अपने आप से पहचानिए और उस दिशा में आप काम कीजिए। जैसे अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जो है फिनलैंड का है। और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बेहतर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि देखिए, बिहार में क्या होता है, स्पेशली बिहार से हम हैं तो बिहार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बिहार में क्या होता है कि एक गार्जियन का प्रेशर होता है, एक समाज का प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब ही करना है, गार्जियन का भी प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब ही करना है। मतलब गार्जियन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बिहार में हमको देखने को मिलता है। और उस स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कारण जो है, जो एक इंसान स्वयं से डिसीजन मेकर बन सकता था, वो डिसीजन लेने में जो है कतराता है। और अगर आप मान लिया जाए कि आप गार्जियन की बातों का अवहेलना करते हैं तो लोग आपको बदतमीज के तौर पर याद करता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं। और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर हमने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक हमने जाना है, वहाँ पर स्टूडेंट के पास एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, जिस इंडिपेंडेंट व्यक्ति के साथ जो है स्टूडेंट अपना सब कुछ शेयर करता है। और वो जो होता है वो किसी से उस स्टूडेंट का बात शेयर नहीं करता है। और वो जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है वो उस स्टूडेंट के काबिलियत को समझता है, उस स्टूडेंट के पास जो क्षमता है, टैलेंट है, उसको समझता है और फिर
उसको उसी दिशा में मूव करता है, तो फिर वो अपने जीवन में काफ़ी बेहतर कर पाता है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब ही एक प्रोफेशन है। बहुत सारा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें सही डायरेक्शन देने वाला, मतलब एक लाइन में अगर कहे तो हमें जागरूक करने वाला कोई नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पर जो है कोई काम करने वाला नहीं है। यहाँ के नेता की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ का नेता देखिए, जैसे एक डॉक्टर होता है, सही डॉक्टर वो होता है जो मरीज के समस्या को देखते हुए उसका इलाज करे। सही डॉक्टर वो नहीं होता है कि मरीज से पूछेगा कि नहीं ये दवा ठीक है, ये हम आपको दे देते हैं, वो सही डॉक्टर नहीं होता है। भारतवर्ष में क्या है कि जो नेता होते हैं ना, नेता आम जनता के पीछे काम करता है, जबकि नेता को होना चाहिए कि आगे बढ़ करके आम जनता के लिए काम करे, शिक्षा पे बात करे, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाए। और जो है आपको इंजीनियरिंग मेडिकल हमारे सिलेबस में एक मेरा पर्सनली है, आपके मन से जो है हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल को लेकर के बात किया जाता है। हमारे सिलेबस में जो हमको लगता है वेडिंग प्लानर को लेकर भी बात किया जाना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर को लेकर भी बात किया जाना चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर भी बात किया जाना चाहिए, स्पोर्ट्स को लेकर भी बात किया जाना चाहिए। आप देखिए आज के डेट में हम जो है यानी भारत जो है खेल में बहुत ज़्यादा पीछे है। क्यों खेल में बहुत ज़्यादा पीछे है? अगर आप अपने गार्जियन को कहिएगा कि हमको खेल में जाना है तो आपका गार्जियन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे पेरेंटिंग का भी एक दोष है। तो हमारे पेरेंट का जो दौर था वो दौर अलग था और ये दौर अलग है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया निश्चित तौर पे करना होगा। आपने दौर की बात की, रोशन सर के यहाँ ही लल्लन टॉप जब अपनी चुनाव यात्रा कवर करने निकला था तो इनके यहाँ की कोचिंग पहुँचा था, इनके कुछ स्टूडेंट से बात करी। उसमें से एक लड़की ने ऐसी बात कही कि जब लल्लन टॉप न्यूयॉर्क पहुँचा तो हमने वहाँ तक उसकी बात पहुँचाई। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि एक रोती हुई लड़की थी जिसने कहा था कि मैं जब अपने गाँव से निकलकर पढ़ने के लिए आई तो मेरे माँ बाप ने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरे समाज के लोग, मेरे गाँव के लोग, उन लोगों ने अफवाह फैला दी कि लड़की तो भाग गई है। इस हॉल में भी उस तरफ बैठी जो लड़कियां हैं, सबसे कम शोर की आवाज़ वहाँ से आ रही है, सबसे ज़्यादा सभ्य वहाँ की हमें जनता लग रही है जो हम फेस से देख पा रहे हैं। मैं आपसे गर्ल एजुकेशन पर सवाल करना चाहती हूँ। सर, आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस आए होंगे, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस और किससे बताइए कि आज लड़कियों की राह बाकी जो समाज के तबके उनसे कितनी अलग है, कितनी मुश्किल है। और कल्पना जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपके साथ तो कई महिलाएं जुड़ी हैं, हम वहाँ तक पहुँचे भी थे, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। जब एक महिला सफल होती है तो सिर्फ एक महिला सफल नहीं होती, वो अपने पूरे समाज को सफल बनाती है। कैसे आपसे बाकी महिलाएं जुड़ी, आप इसका जवाब दीजिएगा। पहले रोशन सर आप। देखिए, सवाल जो है मतलब महिला शिक्षा से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा सवाल है ये। देखिए, बिहार का जो समाज है, मतलब लोग बहुत अलग तरीका से सोचता है। जैसे हमारी क्लास में अनेकों कहानियां हैं, उतना समय नहीं है कि हम हर कहानी को कह सके यहाँ पे, लेकिन जैसा कि पिछली बार लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी सर स्वयं हमारी क्लास में आए हुए थे, तो एक लड़की थी जो जब पढ़ने आई पटना तो उनके लिए जो है उनके समाज के लोग जो है यह अफवाह फैला दिया कि पल्लमा की बेटी तो भाग गई। तो हमारा इस पे अपना मानना है, जहाँ तक हमने समाज को समझा है वहाँ तक मेरा अपना मानना है, समाज की बातों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, समाज की बातों को निगेटिव वे में ना लेकर के बल्कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और हर चीज पर रिएक्ट करना भी सही नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप वो करें जो आपको पसंद है, कोई भी आपको बेहतर नहीं कर सकता है। और हमारे समाज में माँ सीता को नहीं छोड़ा गया है, तो जब हमारे समाज में माँ सीता को नहीं छोड़ा गया है तो आज की लड़कियां क्या है, या हम क्या है, या आप क्या है, या और कोई लोग क्या है। तो आज की लड़कियों से हम यही कहेंगे कि आप पर जो ताना मारा जाता है आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, या फिर आप पे जो ताना मारा जाता है आप दोनों कान बंद करके आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, आप निश्चित तौर पर बहुत
आगे जाइएगा। और जहाँ तक बिहार में शिक्षा का सवाल है, बिहार में मतलब गर्ल्स एजुकेशन का सवाल है, तो बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में जो है महिला शिक्षा में बिहार सबसे पीछे है। शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है और महिला शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है। हम आपको बता दें कि लास्ट टाइम जनगणना रिपोर्ट जो 2011 में आया है, उसके अनुसार ओवरऑल भारत की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 65% यानी महिला एजुकेशन, महिला साक्षरता दर 65% के आसपास है। और बिहार में जो महिला साक्षरता है वो मात्र 51% है। मतलब ओवरऑल से भी बिहार कम है। तो बिहार में शिक्षा पर काम किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वर्तमान की सरकार के द्वारा बिहार में शिक्षा के ऊपर काम किया भी जा रहा है। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम आपको देना चाह रहे हैं कि जैसे आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग बिहार के हैं, बिहार में वर्तमान सरकार के द्वारा ही पोशाक योजना, साइकिल योजना चलाया गया, जिस वजह से लड़कियां जो है घर से बाहर निकली और शिक्षा के प्रति जो है एक जागरूकता। और फिर जो है आपको बिहार में जो है आपको सरकारी नौकरी में 35% तक आरक्षण, और फिर जो है पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में 50% तक आरक्षण। मतलब वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार के द्वारा शिक्षा के ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। और बहुत बचा है। अगर मान लिया जाए, अगर पूरा काम हो जाता तो बिहार में महिला साक्षरता दर सिर्फ 51.50% नहीं होता, मतलब सिर्फ लगभग 51% नहीं होता। तो आगे इसमें बहुत सारा काम किया जाना है। और इसमें सरकार के साथ साथ जो है, देखिए सरकार हर काम नहीं कर सकता है। सरकार के साथ साथ समाज को भी जुड़ना बहुत जरूरी है, समाज को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। सरकार के साथ साथ हम सभी को भी, हमको भी, आपको भी, पूरे ललन टॉप टीम को, मतलब सभी जागरूक लोगों को काम करना इसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। सबका इशारा हो गया। इससे आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ कल्पना जी, आपके साथ बहुत महिलाएं जुड़ी, आपने कैसे महिलाओं की जिंदगी बदली और आपने क्या देखा जब महिलाओं को वो पंख मिले, वो उड़ान भरने का मौका मिले, तो आपने क्या बदलाव देखा और क्या बदलाव आ सकता है? बहुत बदलाव आया उन महिलाओं में जो गांव से आती हैं मेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए। बिल्कुल भी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत गरीब तबके से आती हैं। जब वो आई थी उस वक्त और आज के दिन में जब मैं उन्हें देखती हूँ तो भारी चेंज है उनमें। उस समय उन्हें खाने कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, घर में आर्थिक तंगी थी, हस्बैंड लौट के आ गए हुए थे, सारे लोग परेशान थे। उस वक्त मैंने ये झाजी स्टोर की शुरुआत की। उस वक्त और आज में बहुत फ़र्क है। सभी महिलाओं के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे से खाना पीना हो रहा है, वो बहुत अच्छे से बन ठन के आती हैं, गाना गाते हुए फिर ऑटो में शाम को जाती हैं। तो मुझे लगता है मेरा ये काम करना बहुत सार्थक हुआ। और ऐसे ऐसे काम की बहुत ज़रूरत है। जो गांव में महिलाएं घर बैठी हैं उनको रोजगार मिले, जिससे समाज में एक नया चेतना की शुरुआत हो और सब अच्छे से रहे। दूसरा बात, मैं इस लंदन टॉप मंच से सरकार को भी कहना चाहती हूँ, भारत सरकार, बिहार सरकार को, जैसे कि अभी मैंने मखाने के इंस्टेंट खीर की लॉन्च की है, इसमें बहुत भारी टैक्स है, 20% टैक्स मुझे देना पड़ता है। और ये जो सुपर फूड है मखाना जो है, पूरे दुनिया में इस चीज़ को पहचान मिला है सुपर फूड के तौर पे। तो ये हमारे बिहार, मिथिला और बहुत जगह इसकी खेती की जा सकती है, संभावनाएं बहुत हैं। तो इस रोजगार में महिलाएं हैं जो बहुत सारा काम में मदद करती हैं। तो इस काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स को कम करे, जिससे कि मैं किसान को मदद कर सकूं और इस तरह की महिलाओं को और रोजगार दे सकूं। जब मैंने झाजी स्टोर की शुरुआत की थी तो उस वक्त मैंने 6 महिलाओं से शुरू की थी। आज हमारे पास 70 से 80 महिलाएं और लगभग 30 से 40 बच्चे हैं जो हमारे काम में सहयोग करते हैं। और ये सबको जब मैं झाजी स्टोर से कुछ पैसे देती हूँ और वो उसके जीवन, उन पैसों से उनके जीवन बदलाव आया है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मेरे अंदर काम करने का जो ये जज्बा है और उसमें एक एनर्जी आती है कि नहीं, मैं इस काम को और आगे बढ़ाऊंगी और इस झाजी स्टोर के छोटे से पेड़ को बड़ा पेड़ बनाऊंगी। देश दुनिया तक हमारा अचार, जो भी यहाँ का जो कल्चर में जो फूड है, जैसे कि मखाना है, सत्तू है और भी पकवान है जो अब तक दुनिया वाले नहीं पहचाने हैं, उसका एक पहचान बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि कल्पना जी और रोशन जी को सुनकर आपको अपने लिए और ऑप्शन तलाशने की मोटिवेशन मिली होगी, आपको वो प्रेरणा मिली होगी कि आप जो करना चाहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, उसको
तालियों से धन्यवाद दीजिए। यहाँ तक निपट भेजिए। दो बात करना चाह रहे हैं। जब मैं स्कूल में ये काम कर सकती हूँ तो आप लोग में तो काफ़ी एनर्जी है। अपने काम को लेके आगे बढ़िए और दुनिया को दिखाइए कि हम सब में अव्वल हैं। बिहार कहीं भी पिछड़ा नहीं है। एक मौके की तलाश है, वो मौका आप लोग पैदा कीजिए। धन्यवाद। माफी चाहेंगे क्योंकि हमारा टाइम समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हाँ मिलेंगे क्लास में, लेकिन हाँ 2 मिनट हम आपका लेंगे। माफी चाहते हैं इसके लिए। देखिए, आपको आज बेरोजगारी को लेकर कहा जाता है, बेरोजगारी जो है अपने चरम स्तर पे है, लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में भी ललन टॉप, जिसके संस्थापक सौरभ द्विवेदी जी हैं और झाजी स्टोर जो कल्पना जी चलाती हैं, बेरोजगारी की इस दौर में भी कल्पना जी से सैकड़ों लोग जो है जुड़े हुए हैं और कल्पना जी जो है सैकड़ों लोगों को रोजगार दिए हैं। ललन टॉप से हजारों लोग जुड़े हैं, ललन टॉप ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। इसके लिए कल्पना जी और ललन टॉप के संस्थापक सौरभ द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी के इस दौर में जो है लोगों को रोजगार दिए। और लास्टली एक बात हम आपको कहकर अपनी पूरी बात को समाप्त करेंगे। वो बात ये है कि देखिए, आज हम लोग जो है मतलब लंबा वीडियो भी नहीं देख पाते, हम लोग को चाहिए रील, मतलब 1 सेकंड में सब मजा चाहिए और 1 सेकंड में सब कुछ नहीं हो सकता है। स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र की हम लोग बात करें तो कम समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और लास्टली हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। आप में कोई ना कोई टैलेंट निश्चित तौर पर छुपा हुआ है। आप अपने उस टैलेंट को समझिए और अपने आप पे प्राउड फील कीजिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जब हमारा देश गुलाम था तो वो अपने आप के भारतीय होने पर गर्व करते थे कि नहीं, हम भारतीय हैं और हम उस देश के नागरिक हैं जहां विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण दिया जाता है। तो आप जिस भी रूप में हैं, आप अपने ऊपर जो है गर्व कीजिए। और लास्टली एक लाइन और, हमें अपनी पौराणिक और प्राचीनतम शिक्षा पद्धति को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हमारी शिक्षा पद्धति, जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कमी ढूंढना शुरू किए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद अंग्रेजों ने किया है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में लॉर्ड मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है। लॉर्ड मैकाले ने ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है रट्टू, रोबोट वाला शिक्षा पद्धति बना दिया है। हमारी जो पौराणिक शिक्षा पद्धति थी, मतलब गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल के शिक्षा पद्धति में आप देखेंगे कि छात्र और टीचर के बीच एक कन्वर्सेशन होता था और फिर छात्र जो है सवाल पूछता था और जो छात्र सवाल पूछता था उसे अवार्ड दिया जाता था। तो मतलब हमारी जो प्राचीनतम गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी वो बहुत शानदार थी। मतलब हमारी जो प्राचीनतम पद्धति है वो बहुत शानदार थी। और हमको लगता है कि हमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को छोड़कर फिर से हमें कुछ और ही कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब सवाल होता है ना तभी उसका जवाब मिलता है, तभी कुछ होता है। जैसा कि आप महाभारत में देखे होंगे, महाभारत में एक मिनट और हम आपका लेंगे। महाभारत की अगर हम लोग बात करें, महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो महाभारत में अर्जुन अपने गुरु के विरोध में जाकर के युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन धर्म के साथ थे। और महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में आप देखे होंगे कि अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल कर रहे हैं। तो सवाल करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में स्टूडेंट शिक्षक से सवाल किया करता था, तो हमें वो सवाल करना चाहिए। मतलब हमें अपने शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के लिए हमें पीछे मुड़ना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ समय समाप्त हो गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। तो हमें भारतीय होने पे गर्व है, हाँ या ना?
और हमें अपने शिक्षा पद्धति पर हमें अपने पौराणिक शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हमको लगता है फिर से वापस लाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी लोग आए, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और लल्लन टॉप टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष तौर पर सौरभ द्विवेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत शुक्रिया सर इतनी बातें करने के लिए। सवाल मेरे पास भी बहुत थे लेकिन समय की कमी है और मुझे लगता है कि आप इसे